ये न्यूरॉन कनेक्टेड कनेक्टेड हैं हमारी हमारी इनपुट इनपुट के साथ। X1 X1 फर्स्ट फर्स्ट न्यूरॉन को भी इनपुट प्रोवाइड करेगा, सेकेंड न्यूरॉन को भी इनपुट प्रोवाइड करेगा, थर्ड न्यूरॉन को भी इनपुट प्रोवाइड करेगा। बिल्कुल ऐसे ही X2 फर्स्ट न्यूरॉन को इनपुट प्रोवाइड करेगा, सेकेंड को भी और थर्ड को भी। इसी तरह मेरे पास X3 भी फर्स्ट न्यूरॉन को इनपुट प्रोवाइड करेगा, सेकेंड को भी और थर्ड को भी। अब जो चीज़ इसमें मिसिंग है वो मिसिंग चीज़ है बाइस, ताकि हमारा सोल्यूशन जनरलाइज हो जाए, ओरिजिन में से ना पास करे। तो बाइस हमें ऐड करनी पड़ेगी और मैं कहता हूँ कि बाइस में X0 की सूरत में ऐड कर लेता हूँ और मेरे पास X0 की सूरत में बाइस आ जाएगी और बाइस भी इन तीनों न्यूरॉन को इनपुट प्रोवाइड कर रही होगी। इसका मतलब है कि ये बाइस, ये और ये बाइस इन तीनों को इनपुट प्रोवाइड कर रही है, राइट। अब यहाँ हमारे पास होगा क्या, इन तमाम न्यूरॉन्स के ऊपर Z कंप्यूट होंगे, यानी इस न्यूरॉन के ऊपर हमारे पास Z कंप्यूट होगा, मैं इसे कह देता हूँ Z1। इस न्यूरॉन के ऊपर Z2 कंप्यूट होगा और इस न्यूरॉन के ऊपर Z3 कंप्यूट होगा। इसके साथ ही मेरे पास ये तीन न्यूरॉन हैं और मैं एक लेयर का इजाफा करता हूँ और एक न्यूरॉन इससे अगली लेयर के ऊपर बना देता हूँ। और सेकेंड लेयर के न्यूरॉन्स थर्ड लेयर को आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये है मेरे पास लेयर 1, ये है मेरे पास लेयर 2 और ये है मेरे पास लेयर 3। जिस तरह लेयर 2 के ऊपर Z1, Z2, Z3 कंप्यूट हुए हैं, इसी तरह लेयर 3 के ऊपर भी एक Z1 कंप्यूट हो जाएगा। अब पहले वाले Z1 को इस Z1 को इस Z1 से डिफरेंशिएट करने के लिए मुझे इनके ऊपर एक सुपरस्क्रिप्ट लिख देना चाहिए लेयर के नंबर से। तो ये लेयर 2 है, तो मैं इसके ऊपर लिख दूंगा 2। ये टर्मिनोलॉजी याद रखना इसलिए ज़रूरी है कि हम अभी न्यूरल नेटवर्क बनाना सीख रहे हैं, मगर न्यूरल नेटवर्क बनाना तो मकसद नहीं है। हमने तो पढ़ा हुआ है कि हम हर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक उसका हाइपोथेसिस, दूसरा उसकी कॉस्ट कंप्यूटेशन और तीसरा उसकी ऑप्टिमाइजेशन। तो हमने हाइपोथेसिस अभी तो हम सीख रहे हैं, मगर अगर हाइपोथेसिस के अंदर टर्मिनोलॉजी समझ आ जाएगी तो फिर कॉस्ट के अंदर उस टर्मिनोलॉजी से उस टर्मिनोलॉजी को यूज करते हुए कॉस्ट कंप्यूट करना और ऑप्टिमाइजेशन के अंदर इन टर्म्स को इस्तेमाल करना हमारे लिए आसान हो जाए। तो मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ इन टर्म्स को ज़रूर सीखें। तो यहाँ पे Z कंप्यूट हो रहे हैं, तो ये Z कंप्यूट कैसे हो रहे हैं जनाब? फर्स्ट करें Z1 2, ये कंप्यूट कैसे होगा? मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके सामने। सॉरी, Z लेयर 2 1, मैं इस पहले वाले की बात करता हूँ, इसकी बात करता हूँ। तो ये कंप्यूट कैसे होगा? ये कंप्यूट होगा, इसको 4 इनपुट्स मिल रही है, तो ये कंप्यूट होगा इन इनपुट से। मगर ये इनपुट्स, ये जितने भी इनपुट्स हैं, ये इनपुट्स तो मिल रही हैं, ये तो 4 इनपुट्स जो मिल रही हैं, ये तो
इन एजेस के थ्रू मिल रही हैं। तो इन एजेस के वेट्स भी हमें आइडेंटिफाई करने होंगे। इन एजेस के वेट्स मैं कुछ यूं आइडेंटिफाई करता हूँ कि जो किसी भी एज का वेट है, इसे मैं थीटा, चूंकि हमने टर्म थीटा पढ़ी है इसलिए मैं इसको थीटा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। बाज़ जगहों पे बायस के लिए बी और बायस के अलावा तमाम वेट्स के लिए डब्ल्यू की टर्म इस्तेमाल होती है। मैं इसको थीटा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और ये जो थीटाज हैं, सारे के सारे थीटाज हैं, तो मुझे इनकी भी कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन करनी है। तो हर थीटा 2 नंबर से आइडेंटिफाई होगा। पहले वो जो एज आउटर यूनिट है उसकी आइडेंटिफिकेशन। तो आउटर यूनिट है इसका 1 और ये आ कहाँ से रहा है? 0 से। मैं इसे कहूँगा ये है थीटा 1 0, राइट। तो ये जो 1 है, फर्स्ट वन, जो फर्स्ट वन है, ये फर्स्ट वन है इस Z1 की वजह से, और ये जो 0 है वो है इस 0 की वजह से। इसी तरह वो थीटा जो x0 को Z2 के साथ मिला रहा है उसका नंबर बन जाएगा 20, और वो थीटा जो x0 को Z3 के साथ मिला रहा है उसका नंबर बन जाएगा 30, राइट। इसी तरह वो थीटा जो x1 को Z1 के साथ मिला रहा है उसका नंबर बन जाएगा थीटा 1 1, और ये बन जाएगा थीटा 2 1, और ये बन जाएगा थीटा 3 1, और इसी तरीके से ये बन जाएगा थीटा 1 2, थीटा 2 2, थीटा 3 2, और इसी तरीके से ये बन जाएगा थीटा 1 3, थीटा 2 3, थीटा 3 3, राइट। अब मैं Z1 कंप्यूट करना चाह रहा हूँ। तो Z1 कंप्यूटेशन के अंदर मुझे चाहिए थीटा 1 0 x0 प्लस थीटा 1 1 x1 प्लस थीटा 1 2 x2 प्लस थीटा 1 3 x, राइट। ये मुझे चाहिए। इससे मुझे मिल जाएगा Z1। इसी तरह अगर मैंने Z2 कंप्यूट करना है तो Z2 की कंप्यूटेशन कैसे होगी? Z2 की कंप्यूटेशन के अंदर Z2 के जो पैरामीटर्स आ रहे होंगे, जैसे थीटा 2 0 x0 प्लस प्लस थीटा 2 1 प्लस थीटा 2 2 प्लस थीटा 2 3, राइट। इसी तरह Z3 के मेरे पास आ रहे होंगे थीटा 3 0 x0, इसमें x1 भी इन्वॉल्व होगा, x2 भी इन्वॉल्व होगा, x3 भी इन्वॉल्व होगा, और इसके अंदर आ रहा होगा थीटा
थीटा 3-1 3-2 cos थीटा 3-3, राइट। तो अगर आपको ये याद रखना मुश्किल है तो मैं आपको बता दूं कि ये इतना मुश्किल नहीं है। आप कोई भी थीटा देखें, फर्ज करें कोई भी थीटा देखें, फर्ज करें ये है, तो इसका जो फर्स्ट आइडेंटिफायर है वो असल में इस आउटपुट का आइडेंटिफायर होगा। 1 2 3 सभी का देख लें, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। और जो इसका सेकेंड आइडेंटिफायर है वो असल में फीचर का आइडेंटिफायर होगा, जैसे 0 0 0 1 1 1 x1 के साथ है, 2 2 2 x2 के साथ है, 3 3 3 x3 के साथ है। इस तरीके से इसको याद किया जा सकता है। तो z की कंप्यूटेशन इस तरीके से परफॉर्म हो जाएगी, मगर z की कंप्यूटेशन काफ़ी नहीं है, हमें चाहिए साथ इसके ऊपर एक एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करना। तो एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करना का मतलब ये है कि हर z एक a में कन्वर्ट होगा, एक्टिवेशन फंक्शन में कन्वर्ट होगा। तो z1 z21 a21 में कन्वर्ट हो जाएगा, z22 a22 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसी तरह z3 a3 में कन्वर्ट होगा। अब ये कन्वर्जन कैसे होगी? ये कन्वर्जन ऐसे होगी, यहाँ पे अब a1 के ऊपर क्या अप्लाई करना है? हमें कोई एक्टिवेशन अप्लाई करनी है z21 के ऊपर। इसी तरह a2 एक्टिवेशन अप्लाई होगी z22 के ऊपर। इसी तरह a3 एक्टिवेशन अप्लाई होगी z23 के ऊपर, एक्टिवेशन अप्लाई होगी। ये जो एक्टिवेशन है यहाँ पे g फंक्शन वो असल में सिग्मॉइड है। तो मैं इस g को ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि अगर सिग्मॉइड है तो मैं सिग्मॉइड का सिंबल दे दूँ, ये सिंबल इस्तेमाल कर लूँ। अगर मैंने इसको जनरल रखा और जनरल रखने का मकसद ये है क्योंकि हमने यहाँ पे कोई और एक्टिवेशन भी अप्लाई करनी है, इस वजह से इसको जनरल रखा हुआ है। अमूमी तौर पे दरमियान वाली लेयर्स हैं, जैसे ये L2 दरमियान वाली लेयर के ऊपर अमूमन सिग्मॉइड इस्तेमाल नहीं होता। इसी वजह से मैंने यहाँ पे g का इस्तेमाल किया है, इसको जनरल फंक्शन रखा है। सिग्मॉइड इस्तेमाल नहीं होता यहाँ पे जो ज़्यादातर फंक्शन इस्तेमाल होता है उस फंक्शन का नाम है रेलू फंक्शन। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे सिग्मॉइड और रेलू के दरमियान फ़र्क क्या है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हैं इसकी टर्मिनोलॉजी समझ। तो रेलू फंक्शन ज़्यादातर इस्तेमाल है। अब चूँकि हमने सेकंड लेयर को सॉल्व कर लिया है मुकम्मल तौर पे, अब हम थर्ड लेयर की तरफ मूव करेंगे। तो थर्ड लेयर की तरफ मूव करने से पहले हम ये एजेस नंबरिंग कर दें। तो यहाँ पे भी एक थीटा आएगा, इधर भी एक थीटा आएगा और इधर भी एक थीटा आएगा। मगर आप जानते हैं कि ये काफ़ी नहीं है, हमें एक Z1 को कंप्यूट करने के लिए Z21 को कंप्यूट करने की ये 2-1 नहीं है, ये 3-1 लेयर 3 का। तो Z31 को कंप्यूट करने के लिए हमें एक 22 भी चाहिए। तो हमें जनाब एक 22 भी चाहिए ऊपर। तो मुझे चाहिए ऊपर एक A मुझे एक 22 भी चाहिए और ये 22 भी
इधर अप्लाई इधर अप्लाई हो, राइट। राइट। अच्छा अब इनकी भी जरा नंबरिंग कर दें, इधर भी आ जाएगा थीटा। तो क्या होगा थीटा, जरा प्लीज मुझे बताइए, जो लोग माइक के करीब हैं वही बता सकते हैं मुझे, क्या नंबरिंग होगी इसकी, इस थीटा की। फर्स्ट वन थीटा, जी कुछ बता सकते हैं आप। दिस वन, इसकी बात करें। तो ये बन जाएगा, ये जा किधर रहा है, वन पे, वन। ये आ कहाँ से रहा है, जीरो से, जीरो, राइट। इसी तरह दूसरा थीटा जा कहाँ पे रहा है, वन पे। आ कहाँ से रहा है, ए का नंबर क्या है, ए का वन। अगला जा किधर रहा है, वन पे। आ किधर से रहा है, ए का नंबर क्या है, और इसी तरह ये वन। अब एक और कंफ्यूजन हो गई है, और वो कंफ्यूजन ये है कि इसका नाम भी थीटा 10 है और इसका नाम भी थीटा 10, ये भी थीटा 11 है, और यहाँ पे ये भी थीटा 11 है, थीटा 12, और हमारे पास ये ब्लू कलर में थीटा 12 है, और थीटा 13, और हमारे पास ये ग्रीन कलर में भी थीटा 13 है। सो ये कंफ्यूजन हो गई है। इस कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम थीटास के ऊपर भी उनकी लेयर की मुनासबत से सुपरस्क्रिप्ट डाल देंगे, जिस तरह हमने Z और A के ऊपर डालें, इसी तरह थीटा के ऊपर भी डाल देंगे, और वो जो सुपरस्क्रिप्ट डालेंगे वो इनकमिंग लेयर के हिसाब से होंगे। जैसे ये थीटास सेकंड रो से आ रहे हैं, सेकंड लेयर से आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। इसी तरह ये थीटास फर्स्ट से आ रहे हैं, तो यहाँ पे 1 लगा देंगे। तमाम के ऊपर, मैं सब पे नहीं लगा रहा, मगर तमाम के ऊपर इसी तरह, यानी यहाँ पे क्या आ रहा होगा, 1 1। अब मुझे कंप्यूट करना है Z 1 3, मुझे ये कंप्यूट करना है, ये वाला पॉइंट। ये कैसे कंप्यूट होगा जनाब, ये कंप्यूट होगा थीटा 2 1 0 A 0 प्लस थीटा 1 1 2 1 प्लस थीटा of second layer 1 2 A 2 plus theta 1 3 ये इस तरीके से कंप्यूट होगा। क्लियर है जी। अब इसमें ये देखें कि ये जो टर्म है, ये जो टर्म हमारे सामने है, ये टर्म यहाँ से आ रही है, राइट, ये टर्म यहाँ से आ रही है। इसी तरह मेरे पास ये जो टर्म है, ये यहाँ से आ रही है।
और इसी तरह ये टर्म जो है मेरे पास ये इधर से आ रही है, और ये टर्म यहाँ आ गई, राइट। तो ये वो टर्म्स हैं, मगर ये तो z है। z के बाद हमें अगला काम क्या करना है? z के बाद अगला काम ये है कि हमने a कंप्यूट करना है। A31 कैसे लगेगा? A31 ये कैसे कंप्यूट होगा? ये कंप्यूट होगा कि मुझे z के ऊपर z का कोई फंक्शन अप्लाई कर, z के ऊपर कोई फंक्शन अप्लाई करना है। ये इस तरीके से होगा, जी फंक्शन में अप्लाई कर दूंगा तो जी फंक्शन इसके ऊपर आ जाएगा। अब ये जो न्यूरल नेटवर्क आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, इस न्यूरल नेटवर्क में 3 लेयर्स हैं। क्या आपको ये पता लग गया? लेयर 1 इनपुट की लेयर है, x आ रहे हैं इसके ऊपर। लेयर 2 इंटरमीडिएट लेयर है, दरमियान की लेयर है, इसको हिडन लेयर भी कहते हैं। तो लेयर 2 एक हिडन लेयर है। यानी ये हिडन लेयर एक्सपोज नहीं होती, ये इनपुट और आउटपुट एक्सपोज होती हैं। इनपुट पे हम इनपुट देते हैं, आउटपुट पे हम आउटपुट रिसीव करते हैं। दरमियान की सारी लेयर्स को हिडन लेयर्स कहते हैं। तो हमारे पास एक हिडन लेयर है, लेयर 2। और लेयर 3 जो लास्ट जहाँ पे सिर्फ एक ही नोड नजर आ रहा है, लेयर 3 ये लेयर, इसको हम आउटपुट लेयर कहते हैं। तो ये है लेयर 3 एक आउटपुट लेयर। इंटरमीडिएट लेयर के ऊपर रेलू फंक्शन इस्तेमाल होता है। इंटरमीडिएट लेयर के ऊपर रेलू फंक्शन इस्तेमाल होता है, एक्टिवेशन फंक्शन अमूमी तौर पे। और आउटपुट लेयर के ऊपर 2 ऑप्शन है। अगर आउटपुट लेयर बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल हो रही है तो उसके ऊपर सिंगल यूनिट होगा, जैसे हमारे केस में, और सिग्मॉइड फंक्शन इस्तेमाल होगा। सिग्मॉइड इस्तेमाल पहली ऑप्शन। अगर आप मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और आउटपुट लेयर के ऊपर हमारे पास एक से ज्यादा यूनिट आ गए हैं तो हम आउटपुट लेयर के ऊपर सॉफ्ट मैक्स फंक्शन इस्तेमाल करें। सिग्मॉइड आप ऑलरेडी जानते हैं, रेलू और सॉफ्ट मैक्स फंक्शन में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो बस अभी आप ये जान लीजिए कि हिडन लेयर के ऊपर रेलू इस्तेमाल होगा, आउटपुट लेयर के ऊपर बाइनरी के केस में सिग्मॉइड, और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के केस में सॉफ्ट इस्तेमाल है। सिग्मॉइड भी प्रोबेबिलिटी रिटर्न करता है, आप जानते हैं, हमने देख लिया हुआ है। सिग्मॉइड प्रोबेबिलिटी रिटर्न करता है, हमारी पूरी लीनियर इक्वेशन के रिजल्ट को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर देता है 0 से 1 के दरमियान। और सॉफ्ट मैक्स भी प्रोबेबिलिटी रिटर्न करता है। ये दोनों प्रोबेबिलिटीज रिटर्न करते हैं, सॉफ्ट मैक्स मल्टी क्लास के केस में, सिग्मॉइड बाइनरी क्लास के केस में। अब आप मुझे बताइए कि इस पूरी इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर मैं आपको एक न्यूरल नेटवर्क बनाने के लिए कह दूं, प्रोग्रामिंग के थ्रू नहीं, कॉपी पेंसिल के ऊपर, और उसका आर्किटेक्चर इस न्यूरल नेटवर्क के आर्किटेक्चर से मुख्तलिफ हो, तो क्या आप उसकी लेबलिंग कर सकते हैं? क्या ये मुमकिन है आपके लिए? यस नो बताइएगा। सीआर आप बता दें, आप क्लास में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आई विल एक्सेप्ट द आंसर। तो लेबलिंग पॉसिबल है? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, बट आई अज्यूम यस। जी यही मतलब है इसका।
ओके जी, वेरी गुड। ओके जी, वेरी गुड। क्या अच्छा, क्या आप हर न्यूरॉन के लिए Z कंप्यूट कर सकते हैं? यस गुड। यस, गुड। क्या आप हर न्यूरॉन के लिए Z कंप्यूट करने के बाद A कंप्यूट कर सकते हैं, एक्टिवेशन? यस वेरी गुड। यस, वेरी तो गुड। बस यही है, तो बस यही है, हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस इसी तरह ही आएगा। और ये जो हाइपोथेसिस आएगा, ये हाइपोथेसिस फाइनल फाइनल लेयर के ऊपर ऊपर यूनिट्स में आएगा। फाइनल लेयर के ऊपर जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, ये ये हमारा हाइपोथेसिस है, ये हमारा रिजल्ट है, ये हमारा प्रिडिक्टेड आंसर है, राइट? ये एक्चुअल आंसर नहीं है, ये प्रिडिक्टेड आंसर है। ये क्या एक्चुअल आंसर से मिलता जुलता है, कोई पता नहीं है। आपको पता है उस वक्त तक हमें पता नहीं है, जब तक कि हम कॉस्ट फंक्शन ना अप्लाई कर लें, तब तक हमें इसके बारे में कोई पता नहीं चल सकता। ओके जी, बहरहाल जी, ये न्यूरल नेटवर्क समझने के बाद हम आगे चलते हैं। ये जनाब ऐसा न्यूरल नेटवर्क था जो आपने बनाया है, और इस न्यूरल नेटवर्क की जो सारी की सारी कैलकुलेशन कंप्यूटेशन हमने की है, एक्टिवेशन की, वो सब की सब चीज़ें आपको इस स्लाइड के ऊपर मिल जाएगी। सब की सब चीज़ें आपको यहाँ भी मिल जाएगी। ऑलराइट, क्या हम वेट्स को, ये जो वेट मैट्रिक्स है, दिस, क्या हम इस वेक्टर को, हमारे केस में वो वेक्टर था, क्या हम इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो जवाब है जी हाँ, हम इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी ये मेरे पास एक वेक्टर है, ये मेरे पास दूसरा वेक्टर है, ये मेरे पास तीसरा वेक्टर है, और ये मेरे पास चौथा वेक्टर है। सॉरी, यहाँ पे मेरे पास ये वेक्टर नहीं है, बल्कि यहाँ पे मेरे पास ये सिंगल नंबर्स है, क्योंकि x नॉट एक सिंगल नंबर है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ x नॉट एक सिंगल नंबर, तो ये मेरे पास सिंगल नंबर्स है, और ये मेरे पास एक पूरी रो बन गई है, 1 0 1 1 1 2 1, और ये मेरे पास एक पूरा कॉलम बन गया है। इसका मतलब है कि ये एक पूरा मैट्रिक्स बन सकता है, एक पूरा मैट्रिक्स बन सकता है। फर्ज करें थीटा 1, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस मैट्रिक्स में क्या कुछ आएगा? थीटा 1 0, थीटा 1 1, थीटा 1 2, थीटा 1 3, थीटा 2 0, थीटा 2 1, थीटा 2 2, थीटा 2 3, थीटा 3 0, थीटा 3 1, थीटा 3 2, थीटा। ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, राइट? ये मैट्रिक्स है, और अगर मैं अपने इस यहाँ पे, ये मैट्रिक्स कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है? ये मैट्रिक्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये मैट्रिक्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर मैं इसको भी वेक्टराइज कर लूँ, इसको भी वेक्टराइज कर लूँ, तो ये x वेक्टर बन जाएगा, ठीक है? और ये x वेक्टर, अगर मैं इनको भी वेक्टराइज कर लूँ, a वेक्टर, तो ये x वेक्टर और थीटा a वेक्टर को प्रोड्यूस करेंगे मेरे लिए। थीटा की डायमेंशंस कितनी होंगी? न्यूरल नेटवर्क पे डिपेंड करेंगे। न्यूरल नेटवर्क में नोड ज्यादा होंगे तो थीटा की डायमेंशन चेंज हो जाएंगी, नोड कम होंगे थीटा की डायमेंशन चेंज हो जाएगी। थीटा हमेशा 2 लेयर्स के दरमियान आता है। इसके नंबर ऑफ रोज, इसकी नंबर ऑफ रोज नेक्स्ट, क्योंकि 2 लेयर्स के दरमियान आता है, तो एक इसकी प्रीवियस लेयर है या एग्जिस्टिंग लेयर, और एक इसकी नेक्स्ट लेयर है। मैंने इसको 1 का नाम दिया है क्योंकि ये
लेयर 1 और लेयर 2 के दरमियान आ रहा है। तो अगर थीटा 1 यानी लेयर 1 पे अप्लाई होने वाला थीटा मैट्रिक्स अगर मैंने निकालना हो तो उसकी नंबर ऑफ रोज लेयर 2 में मौजूद नंबर ऑफ नोड्स के बराबर होंगी। तो लेयर 2 में कितने नोड्स हैं? लेयर 2 में कितने नोड्स हैं? 3। तो नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी? नंबर ऑफ रोज हो जाएंगी 3, लेयर 2 के नोड के बराबर। नेक्स्ट लेयर और नंबर ऑफ कॉलम्स किसके बराबर होंगे? नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे लेयर 1 के नोड के बराबर। लेयर 1 में भी हमें वैसे 3 नोड नजर आ रहे हैं, मगर आप जानते हैं कि एक हिडन है। और वो कौन सा हिडन है? x0 22 ये हिडन है। इसने भी तो यहाँ पे सबके साथ कंप्यूटेशन करनी है, तो इसके भी तो 3 थीटाज आने। इस वजह से पहला कॉलम है, अगर आप देखिए जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम 22 के लिए, ठीक है ना। 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, मगर आएगा कहाँ से? 0 से, क्योंकि 22 से आ रहा है। तो ये फर्स्ट कॉलम जो है ये 22 का कॉलम है। ओके, तो हमने ये देख लिया कि हम इस कैलकुलेशन को वेक्टराइज्ड कैलकुलेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और वेक्टराइज्ड कैलकुलेशन के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे देख लीजिए। मेरे पास थीटा 1 आ गया, मेरे पास एक्स वेक्टर आ जाएगा। एक्स वेक्टर के अंदर मौजूद है x0, x1, x2 और x3, राइट। तो पहले की डायमेंशन कितनी है? 3/4। इसकी डायमेंशन कितनी है? 4/1। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, थीटा और एक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो पहला सवाल का जवाब तो दें, क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? अब थीटा 1 एक मैट्रिक्स है और एक्स एक वेक्टर है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? यस, नो? बताइए। तो मैं बता देता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि इसकी डायमेंशन क्या है? 3/4 और इसकी डायमेंशन क्या है? 4/1, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हो सकता है ना। x0 1 0 से मल्टीप्लाई होगा, x1 1 1 से, x2 1 2 से, x3 1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई हो सकता है। एक ही नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज बराबर होते हैं। रिजल्टेंट चीज क्या आएगी? मैट्रिक्स आएगा या वेक्टर आएगा? रिजल्टेंट आएगा क्या? पहले मैं आपको बता दूं, रिजल्टेंट आएगा z आएगा। z का नंबर क्या होगा? उससे अगला नंबर, जो थीटा का और x का नंबर था, उससे अगला नंबर 2, z का नंबर होगा 2। मैं x के ऊपर भी कंसिस्टेंसी के लिए 1 डाल देता हूँ। मुझे बताएं z की डायमेंशंस क्या होंगी? तो इसकी डायमेंशन क्या थी? 3/4। इसकी डायमेंशन क्या है? 4/1। z की डायमेंशन क्या होंगी? तो z की डायमेंशन होंगी 3/1, राइट। z की डायमेंशन होगी 3/1। सो ये जो भी रिजल्टेंट मेरे पास z आएगा, z2 वो किससे बिलोंग करेगा? रियल 3 से। 3/1 3 डायमेंशन का होगा मेरे पास, 3/1। जी 3/1 ऑलराइट जी। 3/1 मेरे पास आ जाएगा और आप जानते हैं वाकई 3/1 आया। ये 1, ये 2 और ये 3। अब मुझे बताएं अगला, मैंने ये कंप्यूट करना है, Z2 ये कंप्यूट करना है। वो Z2 था, सॉरी, ये Z3 कंप्यूट करना। सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा? Z2 के ऊपर क्या अप्लाई करना पड़ेगा? एक्टिवेशन फंक्शन। तो सबसे पहले Z2 पे एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करेंगे, यानी A2 कैसे निकलेगा? इसके ऊपर Z2 के ऊपर कोई
एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। हमने इसका नाम दे दिया ये रेलू फंक्शन होगा और रेलू फंक्शन हम इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे। ठीक है जी, ओके जी। अब A2 निकल आया, अब Z3 कंप्यूट करना है हमें। तो Z3 के लिए हमें क्या चाहिए होगा? Z3 के लिए हमें चाहिए होगा एक वेक्टर, एक मैट्रिक्स थीटा 2। उसके लिए हमें चाहिए होगा A2, राइट, और फिर हमारे पास निकलेगा Z3। मैं इसकी डायमेंशन आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप इसकी डायमेंशन खुद से फाइंड कीजिएगा। आप जानते हैं ये जो A2 है ये 3 डायमेंशन का है, ये जो नीचे वाला A2 है ये 3 डायमेंशन का है। मगर अगर आपको A2 थीटा 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमें इसकी डायमेंशन इंक्रीज करनी पड़ेगी। कैसे इंक्रीज करेंगे? हम बायस ऐड करेंगे इसके अंदर, A2 0 एक बायस ऐड करेंगे, यहाँ आएगी एक बायस A2 0, तो बायस भी इसके अंदर ऐड होगी। ठीक है, तो हमें इसकी डायमेंशन एक इंक्रीज करनी पड़ेगी, बायस ऐड करनी पड़ेगी। और फिर तो थीटा 2 की डायमेंशन क्या होगी ये अब आप खुद से कंप्यूट करेंगे। तो हम इसको जनरलाइज कर चुके हैं, हम इसको देख चुके हैं कि हमें कैसे पता चलता है। यहाँ पे इसकी एक जनरलाइजेशन डेफिनेशन मौजूद है नीचे। मैं चाहूँगा कि आप इस डेफिनेशन को खुद से पढ़ लीजिएगा, ये बिल्कुल वही है जो मैंने अभी आपको न्यूमेरिक वैल्यूज के केस में बताई। तो ये वही एग्जांपल है जो अभी हम कुछ देर पहले डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको इसकी वेक्टराइजेशन बता दी है कि आप इनको वेक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। Z2 कैसे कंप्यूट होगा? वी हैव ऑलरेडी सीन इट। A2 कैसे कंप्यूट होगा? वी हैव सीन इट, राइट। इसी तरह हमें एक डायमेंशन इसकी बढ़ानी पड़ेगी तब जाके वो Z3 कंप्यूट होगा। और Z3 जब कंप्यूट होगा और हमने A3 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके ऊपर फिर दोबारा कोई एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। एक्टिवेशन फंक्शन इस केस में क्या होगा? क्योंकि ये आउटपुट का है इसलिए एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मॉइड हो सकता है, क्योंकि हमारे पास सिंगल यूनिट है, यानी बाइनरी क्लासिफिकेशन आ जाएगी। अगर हमारे पास मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन होती तो उसकी 2 निशानियाँ होती। एक, यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा होते, नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा होते, उतने यूनिट होते जितनी हमने क्लासें आइडेंटिफाई करनी। एक चीज तो ये होती है। दूसरी चीज ये होती है कि यहाँ सिग्मॉइड की बजाय सॉफ्ट मैक्स फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है, तो सॉफ्ट मैक्स फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं इस केस में। ऑलराइट, आपने देखा है न्यूरल नेटवर्क आपको बताने का मकसद क्या था? न्यूरल नेटवर्क आपको बताने का मकसद ये था कि अगर हमें कॉम्प्लेक्स टास्क अचीव करने होते हैं तो हमें एक कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस चाहिए होता है। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस खुद से सोच के बनाना एक मुश्किल टास्क है, मगर इंसानी दिमाग तो बहुत मुश्किल काम कर देता है। तो फिर इंसानी दिमाग कैसे काम करता है? जब उसको एनालाइज किया गया तो पता चला कि इंसानी दिमाग स्मॉलर यूनिट्स के ऊपर, न्यूरॉन्स के ऊपर मुश्तमिल है, और वो न्यूरॉन्स आपस में मिलके कोई कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म करते हैं। वो न्यूरॉन्स में से हर न्यूरॉन एक सिंपलर टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, मगर सबके कॉम्बिनेशन से आप एक हाईली नॉन लीनियर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस परफॉर्म करने में कामयाब हो जाते हैं। तो हमने भी यही सोचा कि हम भी स्मॉलर यूनिट लेते हैं, एक स्मॉलर यूनिट कोई सिंपल काम करेगा, और जब वो मल्टीपल यूनिट्स बन जाएंगे तो फिर वो खुद ब खुद एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। अब तक हमने कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की है। मेरा प्लान था कि आज हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मगर क्लास हमने आधा घंटा लेट शुरू की, जिसकी वजह से अब हम उसको प्रॉब्लम तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर तक पेंडिंग कर देंगे। मगर हम ये देख लें कि न्यूरल नेटवर्क सिर्फ फर्स्ट लेयर के ऊपर, आप देखिए प्लीज स्क्रीन के ऊपर, न्यूरल नेटवर्क सिर्फ फर्स्ट लेयर के ऊपर इनपुट लेता है, और यहाँ वही लॉजिस्टिक रिग्रेशन या रिग्रेशन वाली कैलकुलेशन, यानी
डॉट प्रोडक्ट कंप्यूट करता है, यहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट कोई एक्टिवेशन, डॉट प्रोडक्ट कोई एक्टिवेशन, और फिर वही काम रिपीट करेगा डॉट प्रोडक्ट एक्टिवेशन। फर्स्ट लेयर के ऊपर तो यूजर डिफाइंड इनपुट लेगा, मगर उसके बाद ये क्या है? चलें मैं आपसे पूछता हूँ, A21 के लिए, A21 के लिए फीचर्स कहाँ से आए थे? यूजर की तरफ से आए थे, यूजर की तरफ से। मगर इस नोड के लिए फीचर कहाँ से आए? A31 के लिए फीचर्स कहाँ से आए? A31 के लिए फीचर्स यहाँ से आए हैं, A1, A2, A3। ये फीचर्स यूजर ने प्रोवाइड नहीं किए थे, बल्कि यूजर के प्रोवाइडेड फीचर से हमने खुद लर्न किए हैं। न्यूरल नेटवर्क अपने नोड की कंप्यूटेशन के लिए फीचर्स भी लर्न करता है, अपने फीचर्स खुद लर्न करता है, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क आजकल ज़माना आ गया है डीप नेटवर्किंग का। अगर हमारे पास हिडन लेयर्स ज़्यादा हों, यानी मैं कहता हूं कि अगर हिडन लेयर्स कम से कम 2 हों या बाज़ डेफिनेशंस के मुताबिक 3 हों, उस न्यूरल नेटवर्क को मैं डीप न्यूरल नेटवर्क कह सकता हूँ। जब तक मेरे पास सिंगल लेयर है, मैं उसको डीप न्यूरल नेटवर्क नहीं कहूँगा। मैं कम से कम 2 या 3 अगर मेरे पास लेयर्स, हिडन लेयर्स आ जाए, यानी कि यहाँ एक हिडन लेयर है, अगर मेरे पास एक और आ जाती और एक और आ जाती, तब मैं कहता कि मेरे पास ये नेटवर्क एक डीप न्यूरल नेटवर्क बन गया। तो जब नेटवर्क जैसे जैसे डीप होता चला जाता है, वैसे वैसे वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर देता है, और उसकी लेयर्स के न्यूरॉन्स ऑटोमेटिकली लर्न होते हैं पिछली लेयर्स की इनपुट आउटपुट वैल्यूज के साथ। तो फर्स्ट लेयर के ऊपर हम सिर्फ इनपुट देते हैं, बाकी तमाम के तमाम फीचर्स ऑटोमेटिकली लर्न होते हैं। अब इसमें फीचर्स क्या है? फीचर्स यही है, A1, A2, A3 ये फीचर्स है। A1 के लिए फीचर्स क्या थे? X1, X2, X3। मगर A31 के लिए फीचर्स क्या है? A1, A2, A3 एंड सो ऑन। तो ऑटोमेटिकली फीचर्स लर्न करते हैं, राइट? तो अब इसके लिए ये जो फीचर्स हैं सारे के सारे इसने खुद लर्न किए, इसी तरह डिफरेंट आर्किटेक्चर हैं। अब ये आर्किटेक्चर पहले की निस्बत ज़्यादा डीपर हो गया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हिडन लेयर्स की तादाद ज़्यादा हो गई। 2 हिडन लेयर्स हैं, एक हिडन लेयर लेयर नंबर 2, एक हिडन लेयर लेयर नंबर 3। आर्किटेक्चर चेंज हो गया। ये जो आर्किटेक्चर हम देख रहे हैं, आप इसमें देख सकते हैं कि पिछली लेयर के सारे नोड्स अगली लेयर के सारे नोड्स के साथ कनेक्टेड है। देखा आपने? पिछली लेयर के सारे नोड, लेयर 2 के सारे नोड, लेयर 3 के सारे नोड के साथ कनेक्टेड है। लेयर 4 का एक ही नोड यानी सारे नोड लेयर 3 के सारे नोड के साथ कनेक्टेड है। ऐसे नेटवर्क को हम कहते हैं कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क। दिस इज फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क। हमने अब तक जितनी एग्जांपल्स पढ़ी हैं वो फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क्स की पढ़ी हैं। इसके अलावा हमने कोई नेटवर्क अब तक नहीं देखा। और फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क को आप फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क भी कह देते हैं। हम इनको मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन भी कह देते हैं, यानी इनका एक और नाम है परसेप्ट्रॉन। मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, ये जो परसेप्ट्रॉन है ना, ये परसेप्ट्रॉन किसको कहते हैं? दिस इज अ सिंगल परसेप्ट्रॉन, ये सिंगल परसेप्ट्रॉन, और ये मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। अगर नेटवर्क ज़्यादा हो जाएगा तो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, तो शॉर्टकट के तौर पे इसको MLP भी कहते हैं, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क या मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। अगर हम पाइथन के थ्रू फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क या मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन बनाना चाहते हैं, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। हम पाइथन की लाइब्रेरीज इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें एक लाइब्रेरी का नाम है टेंसरफ्लो,
दूसरी लाइब्रेरी का नाम है पाइटॉर्च। दूसरी लाइब्रेरी का नाम है पाइटॉर्च। टेंसरफ्लो के अंदर फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क का नाम है डेंस। पाइटॉर्च के अंदर फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क का नाम है लीनियर। तो हम डेंस फंक्शन या लीनियर फंक्शन इस्तेमाल करके न्यूरल नेटवर्क की लाइब्रेरी में टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च में हम इनको इस्तेमाल भी करते हैं। ये वो एग्जांपल है जो हमने आज प्लान की थी, मगर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको देखेंगे। मेरे पास बाइनरी क्लासिफिकेशन की एक प्रॉब्लम है। ये बाइनरी क्लासिफिकेशन में रेड क्रॉसेस क्लास 1 है और ब्लू सर्कल्स क्लास 0 है। तो रेड क्रॉसेस पॉजिटिव क्लास है और ब्लू सर्कल्स नेगेटिव क्लास है। मेरे पास दो क्लास है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्लास। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव क्लासेस हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्लासेस की अगर मैं बाउंड्री ड्रॉ करना चाहूँ तो इसकी बाउंड्री कुछ यूं ड्रॉ होगी। राइट, ये बाउंड्री ड्रॉ होगी ना, यानी इस बाउंड्री के अंदर अगर आ जाएगा तो पॉजिटिव क्लास, इस बाउंड्री के बाहर जाएगा तो नेगेटिव क्लास। ये काम हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी देखा था, बाउंड्री ड्रॉ करने के केस में। बाउंड्री कैसे ड्रॉ की जा सकती है? अगर हाइपोथेसिस को 0 के इक्वल कर दिया जाए तो जो वैल्यूज हमारे पास आएंगी वो बाउंड्री की वैल्यूज है। अगर ग्रेटर देन 0 कर दिया जाए तो बाउंड्री जमा पॉजिटिव क्लास आ जाएगी, अगर लेस देन 0 कर दिया जाए तो नेगेटिव क्लास आ जाएगी। तो हाइपोथेसिस चाहिए। क्या हाइपोथेसिस है भाई? ये तो कोई सिंपल हाइपोथेसिस नहीं है। अगर मुझे सिंपल कर्व भी बनानी हो तो भी क्वाड्रेटिक होता है। सिंपल कर्व भी बनानी हो ना तो भी क्वाड्रेटिक होता है, जबकि ये तो एक अजीबोगरीब कॉम्प्लेक्स शेप है। ये ड्रॉ करने के लिए तो मुझे एक कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस चाहिए होगा। मगर मैं इस प्रॉब्लम को न्यूरल नेटवर्क से सॉल्व करना चाहूँगा और न्यूरल नेटवर्क से सॉल्व करके मैं एक सिंपलर मेथड से ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहूँगा। तो ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।